आधुनिक काल काव्यकांड। अब इसमें आगे उत्तर छायावाद। हमने लास्ट पढ़ा था छायावाद, छायावाद के बाद है उत्तर छायावाद, छायावाद के बाद ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया तथा जो आगे भी लिखते रहे। मतलब स्टार्टिंग तो उन्होंने छायावादी युग से की थी, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू उन्होंने रखा, किंतु उनका लेखन ना तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का था, ना ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। मतलब छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था, तो इस उत्तर छायावाद में वो वाले राइटर्स आते जो पूरी तरह ना तो छायावाद के कवि हैं ना प्रगतिवाद के कवि हैं। ऐसे कवियों का विवेचन राम स्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में क्रमशः उत्तर छायावाद और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों की काव्य धारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा तथा प्रेम और मस्ती का काव्य का नाम दिया है। इस पुस्तक में उपयुक्त विभाजन का अनुसरण किया गया है। जो ऊपर छायावाद के कवियों का विभाजन किया है उसी को फॉलो किया गया। अनुसरण मतलब फॉलो किया गया है। कवियों का विभाजन भी उपयुक्त पद्धति पर ही किया गया है। अब इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। समय है इनका 1889 से 1968, 1889 से 1968। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी 1941, हिम तरंगिनी 1948, माता 1951, समर्पण 1956, युग चरण 1956, वेणु लो गूंजे धरा 1960, मरण ज्वार 1963, धूम्रवलय 1981। अगले कवि सियाराम शरण गुप्त। इनका समय 1895 से 1963। अब जो रचनाएं हैं इनकी, मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, विषाद 1925, नोआखाली, आद्रा 1927, पाथई 1933, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, जय हिंद, दैनिकी 1942, नकुल 1946, मृण्मयी 1963 और दो रचनाएं हैं आत्मोत्सर्ग और गोपिका। तो ये सारी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। इसके बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा, जिनको हम नवीन के नाम से भी जानते हैं। इनका समय है 1897 से 1960। इनकी रचनाएं हैं कुमकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1951, उर्मिला 1957, हम विश्व पाई जन्म के 1964। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका समय है 1904 से 1948। इनकी रचना है मुकुल 1930, त्रिधारा और नक्षत्र। फिर है सोहन लाल द्विवेदी। इनका समय 1906 से 1988। इनकी रचनाएं हैं भैरवी 1942, वासवदत्ता, कृणाल, चित्रा 1942, प्रभाती 1944, युगधारा 1944, पूजा गीत 1944, सेवाग्राम 1946, वासंती, बांसुरी 1949। श्याम नारायण पांडे। इनका समय है 1907 से 1991 और इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी 1941, जौहर 1945। फिर राइटर है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। समय है इनका 1907 से 1986। इनकी रचनाएं हैं जीवन संगीत 1940, नवयुवक के गान 1940, बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुड़ियाँ। फिर है रामधारी सिंह दिनकर। इनका समय 1908 से 1974, 1908 से 1974। इनकी रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 एक प्रबंध काव्य है ये, सामधेनी 1947, धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952 खंड काव्य, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, उर्वशी 1961 ये गीति नाट्य उर्वशी जो है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970। फिर अगले राइटर हैं महेश चंद्र प्रसाद। इनकी रचना है कांग्रेस शतक। अब इनके और रचनाकार हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी। इन रचनाकारों के बारे में पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के पहले कवि जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है, मतलब इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम करीटनी रचना पर देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है, मतलब इन्होंने PhD करी तो इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि मिली सागर विश्वविद्यालय से।
पुष्प की अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। इन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य की रचना की है, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। अगले राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ। युधिष्ठिर कौन है? जो सत्य बोलता है, धर्म की राह पर चलता है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक कविता में लिखा है, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से प्रसिद्ध है। अनल मतलब इनकी कविताएं जोश जगाने वाली है, इसलिए इनको अनल कवि का नाम दिया गया। दिनकर को मुख्यतः समय, सूर्य, अधैर्य का कवि तथा आवेश का कवि कहा जाता है। उनके कविताओं के अंदर आवेश, गुस्सा, अधैर्य, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है, इसीलिए उन्हें अनल कवि भी कहते हैं। और दिनकर का अर्थ भी सूर्य ही होता है। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। मतलब मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, तो ये अपने आप को उनका डिप्टी बताते हैं, मतलब ये अपने आप को उनका असिस्टेंट ही बताते हैं। रश्मि रथी महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई। इनकी सबसे फेमस कविता है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की, जो महाभारत का पात्र है कर्ण, उसके ऊपर लिखी गई है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब जनता के लिए इन्होंने कविता लिखी, अंग्रेजों से बोल रहे कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है, जनता खुद राज करेगी। दिनकर की आरंभिक रचनाओं रेणुका और ओंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। मतलब जो कुरुक्षेत्र रचना की है उसमें भीष्म, पितामह भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद बताया गया, उनके बीच में जो भी बातें हुई थी। दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया था। उर्वशी भी दिनकर ने लिखी है, तो उस रचना के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह एक गीति नाट्य कहलाता है। उर्वशी पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृत है। कलिंग विजय, कला तीर्थ, बुद्धदेव कविताएं सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं। दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा एवं अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है। जीवन की विषमता मतलब जीवन में दुख का कारण क्या है, विषमता का कारण क्या है? नफरत, घृणा, हिंसा और अज्ञान, यही दुख का कारण है, तथा प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश दिया है, उससे अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं, पिछल गुआ हूँ। मतलब कहते हैं कि प्रेम प्रयोगवाद मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया है, ये दिनकर कहते हैं। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अन्य बिंदु हैं। शियाराम शरण गुप्त कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। मतलब मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे शियाराम शरण गुप्त। शियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह मौर्य विजय, जो 1914 में आया था। बालकृष्ण शर्मा, जो नवीन नाम से जाने जाते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। इनको दो काव्य संग्रह अपलक और क्वासी में छायावादी भावबोध दिखाई पड़ता है, किंतु मुख्य स्वर इसका जो है वो राष्ट्रीयता और स्वदेश प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान प्रयाग, जो कि निहालपुर में है, उनका जन्म स्थान है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना 1915 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना है। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि उसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र उठाए थे, अंग्रेजों से लड़ाई करी थी 1857 में, अर्थात 1857 की क्रांति में बताया गया ये। तो उसी को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी थी, झांसी की रानी। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए सेक्सरिया पुरस्कार और प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया है। मतलब उसकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें वो एक तो पास्ट का महिमा मंडन, मतलब पास्ट के बारे में बताती हैं, पास्ट हमारा कितना अच्छा था, कितना उज्जवल था, और उसी को वर्तमान से जोड़ती भी है। इनमें शियाराम शरण गुप्त की नकुल, सोहनलाल द्विवेदी की कृणाल, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी एवं गुरु भक्त सिंह की नूरजहां उल्लेखनीय। ये सारी ऐसी कविताएं हैं जो अतीत का महिमा मंडन करते हुए उसको वर्तमान संदर्भों से जोड़ती हैं। अब प्रेम और मस्ती का काव्य, इसमें व्यक्तिक प्रेम की कविताएं आती हैं, तो उसमें रचनाकार और उनकी रचनाएं दे रखी हैं।
पहले कवि है भक्ति चरण वर्मा, इनका समय 1903 से 1981। रचनाएं हैं मधुकंड 1932, मानव 1940, प्रेम संगीत 1937, रंगों से मोह 1962, एक दिन, सविनय और एक नाराज कविता 1984। दूसरे हैं हृदय नारायण हृदयेश, इनका समय 1905 और इनकी रचना है स्फुट गीत। अगले रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, इनका समय 1907 से 2003। इनकी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो है मधुशाला। पहली रचना है इनकी मधुशाला 1935, दूसरी मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, सूत की माला 1948, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, चित्रभंगिमा 1961, चार खंबे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने 1965, नागर गीता 1966, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1967, उभरते प्रतिमानों के रूप, जल समेटा 1973, सोहंस हंस 1981। अगले राइटर है हरिकृष्ण प्रेमी, इनका समय 1908 से 1974। इनकी रचना है आंखों में 1928, अनंत के पथ पर 1932, जादूगरनी 1932, अग्निगान 1940, वंदना के बोल। फिर है राइटर नरेंद्र शर्मा, समय 1913 से 1989। इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, प्लाश वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1947, रक्तचंदन 1948, अग्निशस्य 1950, कदलीवन 1953, द्रौपदी 1960, उत्तर जय 1965, बहुत रात गए 1967, सुवर्णा 1971, सुवीरा 1973। अगले राइटर है रामेश्वर शुक्ल अंचल, समय है 1915 से 1995। रचना है मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चूनर 1944, वर्षांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957। फिर है जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका समय 1916 से 2011। इनकी रचनाएं हैं रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945, मेघ गीत 1950, अवंतिका 1953, राधा, ये एक महाकाव्य है ये। फिर है विद्यावती कोकिल, इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, पुनर्मिलन, माँ, आरती और सुहागिन। फिर है सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनकी रचनाएं हैं विहाग, आशा पर्व, पंथनी, बोलो के देवता। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है, मतलब उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई हैं अपनी रचनाओं के अंदर। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में गाया गया था। राइटर है हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने इलाहाबाद नाम से एक नवीनवाद का प्रवर्तन किया। सन 1933 से 1936 तक हालावाद का समय माना गया। हालावाद मतलब लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ था, मतलब बिल्कुल निराशा थी, इसीलिए इसको हालावाद का समय माना गया। बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमंत्रानंदन पंत को समर्पित की है। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खय्याम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधु कलश की रचना की। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल और सहज भाषा में लिखना है। मतलब इन्होंने अपने इन तीनों काव्यों को रूढ़ियों से मुक्त करके प्रेम और मस्ती का गीत बना करके प्रस्तुत किया है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है। मतलब जो खादी के फूल रचना है वो सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ने मिलकर लिखी थी। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी काव्य को शयी रोमांच और कुंठा का काव्य कहा है।
भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? मधुकण और प्रेम संगीत। अब उत्तर छायावाद ब्रज भाषा का, उत्तर छायावाद में ब्रज भाषा काव्य कौन था? कौन से कवि हैं और उनकी रचना कौन कौन सी है? कवि हैं अमृतलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है श्याम संदेशो और गालिब अमृत। दूसरे कवि हैं बलदेव प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक, 1958 में आया था। फिर है डॉक्टर रसाल, इनका काव्य है अजस मोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक। फिर हृषिकेश चतुर्वेदी, इनका काव्य जो है वो है रामकृष्ण काव्य, 1943। शिव केंद्र त्रिपाठी, इनका काव्य ब्रज वर्तिका, 1965। फिर है लक्ष्मी नारायण सिंह, इनको ईश के नाम से जाना जाता है, इनका काव्य है लंका दहन, 1950 और ये खंड काव्य है। गोपाल प्रसाद व्यास, इनका काव्य रंग, जंग और व्यंग, जो 1966 में आया। और लास्ट राइटर है इसके अखिलेश त्रिवेदी, इनका काव्य जो है वो है गंगा लहरी, 1947 ईस्वी में आया था ये। तो ये था हमारा उत्तर छायावाद।